नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल वेल्थ क्रिएटर पे। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक और न्यू आईपीओ की, जो कि अपकमिंग आईपीओ और आपको कल से आता हुआ दिखाई दे रहा है। नाम है सेटेलिन इंडिया फ्लोरोकेमिकल लिमिटेड। बेसिकली ये कंपनी जो काम करती है दोस्तों, रेफ्रिजरेटर और इंडस्ट्रियल गैस और संबंधित प्रोडक्ट को बेचने में काम करती है। यानी कि अगर देखेंगे तो रेफ्रिजरेटर में जो गैस होती है, गैसों की डीबलिंग होती है, उसमें ये प्रोसेस में काम करती है बेसिकली। जानेंगे इस कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल किस तरह के हैं, कंपनी की क्या डिमांड होने वाली है, सारा कुछ जानेंगे जीएमपी मार्केट में क्या डिमांड बनी हुई है और अब इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर अवॉइड करना है। पर उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सेटेलिन इंडिया फ्लोरोकेमिकल लिमिटेड की आईपीओ की। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं, वो क्या होने वाली है दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट डेट जो है 16 जनवरी से लेकर और 20 जनवरी के बीच में आईपीओ आता हुआ आपको दिखाई देगा। 10 रुपये पर शेयर प्राइस बैंड है। प्राइस बैंड की बात करें तो 85 रुपये से लेकर 90 रुपये के पर शेयर है। और लॉट साइज की अगर बात करें तो 165 शेयर आपको एक लॉट में मिलने वाले हैं। उसके अलावा बात करें टोटल इशू साइज की, तो 199 करोड़ का टोटल इशू साइज है, जिसमें कि आप देखेंगे तो जो फ्रेश इशू का पोर्शन है वो 160 करोड़ का, यानी 160 करोड़ के लगभग का फ्रेश इशू है। और ऑफर फॉर सेल का पोर्शन है 38 करोड़। तो यहाँ अच्छी बात यह है कि फ्रेश इशू जो है वो ज़्यादा है और ऑफर फॉर सेल कम है, तो थोड़ा सा पॉजिटिव सेगमेंट यहाँ आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करेंगे तो ये बीएससी एनएससी दोनों पे लिस्टेड होता हुआ दिखाई देगा। हमने पहले ही बताया दोस्तों कि जो भी ऑफर और सेल का पोर्शन होता है वो सीधे सीधे जो है प्रमोटर की जेब में चले जाता है पैसा। तो अब दोस्तों इसीलिए अब बात कर लेते हैं रिजर्वेशन चार्ट की। तो रिजर्वेशन चार्ट आप देखेंगे तो क्यूआईबी के लिए 50% है, रिटेल के लिए 35% का पोर्शन रखा गया है और एचएनआई के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है एज यूजुअल, जैसा कि मोस्टली आईपीओ में आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ जो है आईपीओ का साइज भी काफी छोटा है और 35% काफी कम है। अब बात कर लेते हैं कुल मिला के आप कह सकते हैं हिस्सेदारी कैसे है। तो आप देखेंगे तो जो है डाइल्यूट हो रही है, दिया गया पोर्शन उस पर अगर आपको नजर डालेंगे तो 94.63% पहले से ही दिया हुआ है और 67.90 जो है इस आईपीओ के आने के बाद प्रमोटर के पास बचेगा। तो तकरीबन 24% की होल्डिंग जो है डाइल्यूट कर रहा है प्रमोटर इस आईपीओ के थ्रू। तो आपको सीधे सीधे लग रहा है कि इस आईपीओ के थ्रू जो है करीबन इतना जो है प्रमोटर के पास से जा रहा है। इसका मतलब साफ निकलता है दोस्तों कि इससे पहले भी प्रमोटर ने जो है ये डाइल्यूट किया है, यानी 94% तो करीबन 7% के लगभग इक्विटी पहले भी डाइल्यूट हो चुकी है इस आईपीओ की। तो दोस्तों बात कर लेते हैं सेटेलिन इंडिया फ्लोरोकेमिकल लिमिटेड के कि ये कंपनी क्या करती है और कब इनकॉर्पोरेट हुई थी। तो देखेंगे तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2002 में, यानी तकरीबन 24 साल कंपनी को हो चुके हैं। कंपनी का जो बिजनेस इंगेज है देखेंगे आप सेलिंग रेफ्रिजरेटर में है, इंडस्ट्रियल गैसेस को है, जो रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं उनको मैन्युफैक्चरिंग करती है। यानी ये समझ सकते हैं कि इस टाइप के प्रोडक्ट ये मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। प्राइमरी बिजनेस की अगर बात करें तो इसका जो है ब्लेंडिंग और प्रोसेस का है, यानी रेफ्रिजरेटर जो है इंडस्ट्रियल गैसेज जो होती हैं जिस सिलेंडर में डाली जाती हैं उस टाइप के सिलेंडर्स को ये मैन्युफैक्चरिंग करती है, सेलिंग करती है। प्रीफिल केन्स होते हैं इसके, और स्मॉल सिलेंडर भी कंटेनर होते हैं और बिग कंटेनर भी, दोनों टाइप के ये करती है। अगर आप देखोगे तो कंपनी के पास 4 प्लांट्स है, इसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जिसमें कि अगर आप बात करें तो इसके एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खालपुर में है जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। जिलो रोड अलवर राजस्थान में इसका एक दूसरा प्लांट देखने को मिलेगा। गुड़गांव मानेसर में यानी हरियाणा में इसका तीसरा मिलेगा और पनवेल यानी कि महाराष्ट्र में चौथा प्लांट। तो चारों प्लांट जो है इसके इंडिया में अवेलेबल हैं। अगर वहीं बात करें तो ये जो डील करती है गैसेज डेट आर ब्लडली क्लेसिफाई, जो गैसेज होती हैं फ्लोरोकेमिकल टाइप की, वो ये मेजर जो रेफ्रिजरेटर बनाए जाते हैं या फिर जो आप कह सकते हैं एक तरह के पॉट्स या जो केमिकल यूज़ करने के लिए बर्तन बनाए जाते हैं उनका प्लस गैसेस का भी ये करती है। तो आप कह सकते हैं इस गैस को जो यूज़ किया जाता है वो कहाँ कहाँ किया जाता है। ये गैस जो इंडस्ट्रीज है जहाँ ये यूज़ किया जाता है, स्पेशली सेमीकंडक्टर सेक्टर में किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक में किया जाता है। उसके अलावा दोस्तों आप देखेंगे तो ये फार्मास्यूटिकल्स के अलावा हेल्थ केयर में कराया जाएगा और फायर एक्सट्रैक्शन जो होते हैं उनमें कराया जाता है। स्प्रे फॉर्म्स जो होते हैं, ग्लासेस बोतल जो बनाने का होता है उसके लिए किया जाता है। तो बहुत सारे जो है चीज़ों में इसका मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है। बेसिकली अगर आप जानेंगे कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, अगर हम स्ट्रेंथ देखेंगे कंपनी क्या स्ट्रेंथ है, तो आप देखेंगे स्ट्रॉन्ग मार्केट इसके पास बना हुआ है ऑलरेडी। बिजनेस मॉडल जो है एबिलिटी है इसके पास, मल्टी ऑपरेशन रिस्क इसके पास है, कस्टमर बेस अक्रॉस हाई ग्रोथ इंडस्ट्री और लॉन्ग स्टैंडर्ड रिलेशनशिप विद द कस्टमर्स इसके पास है, और एक्सपीरियंस प्रमोटर इसके पास है, मैनेजर स्किल्स जो कह सकते हैं आप, ट्रैक रिकॉर्ड और जो इसका बाद देखेंगे फाइनेंशियल का वो काफ़ी अच्छा इसके पास आपको देखने को मिलने वाला है। उसके अलावा आप देखेंगे तो इसके जो प्लांट्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो काफ़ी है इसके पास, मतलब 3 से 4 है। तो यानी कि मैन्युफैक्चरिंग की जो इसकी कैपेसिटी है वो काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। तो वन शॉट में आप कह सकते हैं कि जो कंपनी की स्ट्रेंथ है वो आपको काफ़ी अच्छी। अब बात कर लेते हैं फाइनेंशियल की, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी क्या कहते हैं, क्योंकि किसी भी कंपनी के जो है दोस्तों फाइनेंशियल फंडामेंटली बताते हैं कि वो कंपनी कितनी स्ट्रांग है और उसका आगे चल के क्या इन्वेस्टमेंट जो है हमारा सही रहेगा या गलत रहेगा, ये डिसीजन बताता है। अब तो आप देखेंगे यहाँ लास्ट 3 ईयर्स के परफॉर्मेंस दिखा रखी है, जिसमें कि अगर हम देखें तो 2022, 2023
और 24 की है और 30 सितंबर 2024 तक की परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें सबसे पहले जो क्वार्टरली परफॉर्मेंस दिखाई गई है 30 सितंबर 2024 तक की अगर हम बात करें तो कंपनी के पास जो एसेट है वो 235 करोड़ के लगभग के आपको दिखाई दे रहे हैं। रेवेन्यू पीस की अगर आप बात करोगे तो 141 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 16 करोड़ यानी 16.5 करोड़ के लगभग प्रॉफिट है। नेटवर्थ की बात करें तो 134 करोड़ है और 81 करोड़ के लगभग कंपनी पे उधारी यानी कि देनदारी दिखाई दे रही है वन शॉट में। वहीं अगर आप बात कर लोगे लास्ट 3 ईयर्स की यानी कि 2022, 23 और 24 की, तो कंपनी के एसेट अगर आप देखेंगे तो 98 करोड़ थे, यानी 98 करोड़ से 126 हुए और फिर 203 करोड़ के लगभग पहुंचे, यानी कि एवरेज ग्रोथ दी है। आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा ठीक ठाक ग्रोथ चल रही है। वहीं अगर हम बात करेंगे रेवेन्यू पीस की, तो रेवेन्यू पीस में देखेंगे तो 186 करोड़ के लगभग था 22 में, फिर बढ़ के 226 करोड़ हो गया 23 में और 236 करोड़ हो गया 24 में। यहाँ भी रेवेन्यू में भी कंपनी ने एवरेज ग्रोथ दिखाई है, यानी कि एवरेज ग्रोथ कह सकते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो वहाँ भी 21 करोड़ था 22 में, फिर 9 करोड़ पहुंच गया, यानी 2023 में मार्च में नीचे गिर गया, आपका देख रहे हैं। उसके बाद फिर से जंप अप करा कंपनी 2024 में 14 करोड़ पे पहुंच गई और अभी फर्स्ट जो हाफ ईयरली की क्लोजिंग देखें तो 16 करोड़ के लगभग है, तो यानी कंपनी थोड़ा सा सेगमेंट पॉजिटिव कर रही है। नेटवर्थ की आप बात कर लो तो नेटवर्थ भी कंपनी की जो है 60 करोड़ के लगभग था 22 में, 23 में 70 करोड़ के लगभग हुआ, उसके बाद 117 करोड़, अभी 134 करोड़ है। नेटवर्थ में भी कंपनी ने खासा बढ़त दिखाई है। अब उधारी की अगर बात करें बोरिंग्स की, यानी कि वो 1.97 करोड़ था, यानी कि 1 करोड़ 97 लाख से बढ़ के 18 करोड़ हुई, फिर 65 करोड़ हुई और आज की डेट में 81 करोड़ है। तो बोरिंग जो है वो एक कंसर्न दिख सकता है। वहीं अगर इस आईपीओ के मार्केट कैपिटलाइजेशन की दोस्तों बात करें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो आपको दिखाई दे रहा है वो 713 करोड़ का सिर्फ है। और बात करें आरओई की तो आरओई 12% के लगभग है, 12.54। आरओसी रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 13.96 है, यानी दोनों एवरेज है। डेब्ट टू इक्विटी की बात करें तो 0.55 है, यानी कि 1 से कम है, तो ठीक ठाक है। आरओएनडब्ल्यू की बात करें रिटर्न ऑफ नेटवर्थ की तो वो भी 12% है, तो यानी तीनों ही एवरेज पे चल रहे हैं। वहीं ईपीएस की अगर आप बात करोगे तो 2.41 के लगभग प्री आईपीओ है और पोस्ट आईपीओ 4.18 हो जाएगी। पी रेशियो की बात करें 37 है, जो कि 21 हो जाएगी आईपीओ आने के बाद। कुल मिला के देखा जाए तो फंडामेंटली कंपनी एवरेज है, यानी कि बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते तो बहुत बुरा भी नहीं है, एवरेज है। और ऊपर से फाइनेंशियली भी अगर हम बात करें तो वहां भी कंपनी हमें एवरेज ही नजर आ रही है एक शॉर्ट में। तो कुल मिला के आप बोल सकते हो कि कंपनी जो है फाइनेंशियली और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग तो नहीं कह सकते दोस्तों हम, लेकिन फाइनेंशियली और फंडामेंटली कंपनी ठीक ठाक है। यानी कि ऐसी कंपनी जो कि डिग चेक चल रही है और एवरेज पे चल रही है, यानी आरओसी, आरओई, डेब्ट टू इक्विटी, आप सारे पॉइंट नोटिस करेंगे तो सारे के सारे एवरेज पैरामीटर पे चल रहे हैं। तो कुल मिला के आप कह सकते हो कि ये कंपनी जो है एवरेज पैरामीटर पे है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा इसे काम करना है। जबकि एक्सीलेंट कैटेगरी के लिए जो है आरओसी, आरओई या फिर आरओएनडब्ल्यू जो है वो 15% से ऊपर होना चाहिए, जो कि 15 से सारे के सारे नीचे है। डेब्ट टू इक्विटी काफ़ी सही निकला है, क्योंकि 1 से नीचे तो ठीक ठाक अभी दिखाई दे रहा है। कुल मिला के कहा जाए तो काफी ठीक ठाक फाइनेंशियल लग रहा है। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू की कंपनी क्यों ये इशू लेकर आई है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू की बात करें तो फंडिंग जो है इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है कंपनी को। उसके अलावा कंपनी को फंड चाहिए अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, यानी कि सेमीकंडक्टर और स्पेशली गैस डिबेक में जो कंपनी को इसका महाराष्ट्र में प्लांट है वहाँ के लिए इसे फंड चाहिए। तीसरा फंड इसे चाहिए, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है इसको, जो ये रिफाइग्रेंट के जो है उसके फैसिलिटी के लिए, जो कि इसका आंध्र प्रदेश में है, तो वहाँ के लिए चाहिए। और बाकी इसका जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है। तो यानी आप कुल मिला के देख रहे हैं कि कंपनी ने डेब्ट पे तो कोई काम नहीं किया, यानी कि इससे उधारी तो अपनी चुकाने वाली नहीं है, लेकिन इस पैसे को कंपनी जो है अपने एक्सपेंडिचर में लगाने वाली है, यानी कि अपनी जो है लागत जो उसकी उत्पादन क्षमता है उसको बढ़ाएगी। अब दोस्तों अब बात कर लेते हैं जीएमपी की, यानी कि ग्रे मार्केट में। तो ग्रे मार्केट में खासा डिमांड बनी हुई है। आप देखेंगे जब ग्रे मार्केट में तो देखिए करीबन जो अगर दिखाई दे रहा है ग्रे मार्केट में, वहाँ जो उसका प्राइस बैंड रखा गया है उसमें करीबन जो आईपीओ का प्राइस है वो 90 रुपये है। जीएमपी जो 48 पर ट्रेड कर रही है। तो आप देख रहे हैं तकरीबन कि 50 से 53% के लगभग का लिस्टिंग गेन दिखा रहा है दोस्तों। तो काफ़ी अच्छा लिस्टिंग गेन दिखा रहा है। फायर रेटिंग भी उसकी अच्छी बनी हुई है। फायर रेटिंग की अगर आप बात कर ले तो वो भी 5/5 बनी हुई है। 199 करोड़ के लगभग का इशू साइज है। इशू साइज थोड़ा सा छोटा है और तकरीबन एक लॉट में आपको 165 शेयर मिलने वाले हैं। तो दोस्तों कुल मिला के अगर देखा जाए तो आईपीओ का लिस्टिंग इन काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। वन शॉट में अगर आप कहें तो काफ़ी बढ़िया है, मतलब 40 से 50% के लगभग का लिस्टिंग इन दिखा रहा है। यानी कुल मिला के अगर आप देखें तो करीबन 15,000 के इन्वेस्टमेंट पर आपको 7,500 रुपये बनते हुए दिख रहे हैं। यानी कि पहले दिन अगर आप देखें इन्वेस्टमेंट पर तो आपको 22,500 रुपये बनते हुए दिख रहे हैं एज पर जीएमपी, जो कि आज है। पर फिर भी बताएं दोस्तों जीएमपी कभी भी फिक्स नहीं रहता, यानी कि वो अप डाउन हमेशा करता रहता है। पर यहाँ हम बात करें तो आईपीओ का जो इशू साइज है ना दोस्तों वो काफ़ी छोटा है, जिसकी वजह से ऑब्वियस सी बात है कि ये आईपीओ जो है ओवर सब्सक्राइब कैटेगरी में जाने वाला है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जिस टाइप से अभी तक जितने भी आईपीओ आए हैं दिसंबर के मिड से लेकर और अभी तक जनवरी तक सारे आईपीओ ओवर सब्सक्राइब मोड में गए हैं।
तो आपको क्या लगता है कि ये आईपीओ भी क्या ओवर सब्सक्राइब मोड में जाने वाला है? कुल मिला के देखा जाए तो ये आईपीओ जो खुला है 16 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक आपके लिए अवेलेबल है, यानी कल 16 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक खुलेगा। लिस्टिंग इन काफ़ी अच्छा दिखा रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए भी आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आपकी कैसे जाने वाला है, पर मुझे लगता है कि अभी 1-2 दिन और वेट और वॉच करना चाहिए। मार्केट के सेंटीमेंट भी थोड़े से ऐसे ही बने हुए हैं। पर दोस्तों एक बात आपको बता दें, इस वीडियो में कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन आपको नहीं दिया जाता है। सारे वीडियो नॉलेज पर्पज से बनाए जाते हैं, जहां हम आपका नॉलेज अपग्रेड करते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, आपको बताते हैं कि कंपनी का प्रो क्या है, कॉन्स क्या है, जीएमपी मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, इन सारे फैक्टर फिगर को एनालिसिस करते हैं, सो दैट कि आपको डिसीजन लेने में मदद मिल पाए और आप एक डिसीजन ले पाएं कि आपको अप्लाई करना है या नहीं करना है। पर रिकमेंडेशन कोई नहीं होता किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने का, और चाहे तो आप अपने वित्तीय सलाहकार से या फाइनेंशियल कंसल्टेंट से भी सलाह मशवरा कर सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो आईपीओ पहली नज़र में तो ठीक ठाक लग रहा है दोस्तों। याद रखिएगा 16 जनवरी से लेकर 20 जनवरी के बीच में ये आईपीओ अवेलेबल है। 21 जनवरी को आपको जो है अलॉटमेंट पता लगने वाले हैं और 23 जनवरी को ये लिस्टेड होता हुआ दिखाई देगा आपको एनएससी बीएससी दोनों पे। तो मुझे लगता है कि अभी हमें थोड़ा वेट करना चाहिए, वेट और वॉच करना चाहिए, देखना चाहिए आईपीओ को कैसा जा रहा है। बिकॉज वैसे तो क्या है कि सारे आईपीओ जो है वो अच्छे गए हैं अभी तक, जितने भी हैं, एक आध आईपीओ को छोड़ के बाकी सारे आईपीओ जो भी दिसंबर में आईपीओ की बाढ़ आई है वो काफ़ी अच्छी आई है, और जो भी लिस्टिंग हुए वो भी काफ़ी अच्छे हुए हैं। तो डिसीजन लेकिन आप ही को लेना है। तो दोस्तों बस एक छोटा सा वीडियो था। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।